कौन थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के संस्थापक? इसी हम जानेंगे इतिहास लेखन, पुरातत्व, जेनेटिक्स, रेशियल एलिमेंट और भाषाई तत्वों के संदर्भ में। आप अगर इसको डिटेल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। हम डिटेल इसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसकी व्याख्या करेंगे। समय के साथ बदलते परिवेश में इस प्रश्न की व्याख्या में जो बदलाव हुए हैं उस बदलाव को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1921 में इंडस सिविलाइजेशन की एक व्यवस्थित उत्खनन प्रारंभ हुआ और ये पहली बार हुआ दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया, है ना। और तब हम एक विश्व की नगरीय सभ्यता के बारे में हमें दर्शन होता है, हमें जानकारी प्राप्त होती है। और ये विश्व की नगरीय सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता, जिसे हम सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और हाल के वर्षों में इसके लिए कुछ लोगों ने कहा है कि इसे सिंधु सरस्वती संस्कृति भी कह सकते हैं, है ना। लेकिन सवाल तो वही है कि इसके संस्थापक कौन थे। जब इस सभ्यता की खोज हुई, है ना, सभ्यता की खोज के साथ ही जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, जो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे, उन लोगों ने इस विषय, इस प्रश्न की व्याख्या साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से करना प्रारंभ किया, है ना। क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति की जो व्याख्या अभी तक की थी, उस भारतीय संस्कृति की व्याख्या के संदर्भ में भी इसने चुनौती प्रस्तुत कर दिया। क्या थी वो चुनौती? क्योंकि भारतीय संस्कृति की व्याख्या वो आर्य संस्कृति के रूप में प्रारंभ करते थे। आर्यों की संस्कृति को भारत की एक गौरवपूर्ण संस्कृति के रूप में स्थापित कर चुके थे और मान्यता स्थापित किए थे कि आर्य मध्य एशिया से भारत आते हैं और एक ग्रुप ईरान होते हुए भारत आता है तो दूसरे ग्रुप जो है पश्चिम की ओर यूरोप में जाता है, और इसलिए भारत के आर्यों के संतान और यूरोप के लोग लगभग एक ही पूर्वज के संतान हैं। तो इतिहास की इस व्याख्या के सामने इंडस सिविलाइजेशन की खोज ने एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत की, बहुत बड़ा चैलेंज, है ना। जैसे आप इतिहास की पुस्तकों में आर्यों की संस्कृति से आप शुरू करते थे, आपके सामने एक नया संस्कृति आ गई और ये संस्कृति आर्यों की संस्कृति से विकसित थी, क्योंकि आर्यों की संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी, ये व्यवस्थित नगरीय संस्कृति था। अब इसकी व्याख्या को लेकर के साम्राज्यवादी इतिहासकार बेसिकली जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर ने एक मान्यता स्थापित की। उन्होंने कहा कि इस सभ्यता के संस्थापक मेसोपोटामिया के सुमेरिया संस्कृति के लोग हैं और सुमेरिया संस्कृति के लोग ने ही इस क्षेत्र का औपनिवेशीकरण किया है और जिसके फलस्वरूप यह सभ्यता विकसित हुई है। करेक्ट। इसके लिए उन्होंने तर्क दिया। उन्होंने कहा कि दोनों में समानताएं हैं, दोनों नगरीय सभ्यता है, दोनों कांस्य युगीन सभ्यता है, दोनों में नगरों का निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया जा रहा, दोनों में लिपि का प्रचलन है, दोनों में मनके का प्रयोग हो रहा, दोनों में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग हो रहा और दोनों सभ्यताओं के बीच ट्रेड रिलेशनशिप था, व्यापारिक संबंध थे। और इसलिए उन्होंने दिखाया कि इंडस सिविलाइजेशन का जो संस्थापक थे वो सुमेरिया के लोग थे और सुमेरिया के लोग ने ही इंडस सिविलाइजेशन की स्थापना की है और ये स्थापना औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। राइट। देखिए कितना चालाक लोग थे, है ना। उन्होंने भारत में उपनिवेश स्थापित किया था। इस उपनिवेश को लीगलाइज करने के लिए उन्होंने एक नई कहानी गढ़ दी कि जो इंडस सिविलाइजेशन का स्थापना हुआ है, इंडस सिविलाइजेशन का विकास हुआ है, इसकी स्थापना सुमेरिया के लोगों ने किया है। राइट। लेकिन
उनकी जो तर्क हैं, उनके जो प्रमाण हैं, उनको खंडित कर दिया गया। ठीक है। बाद में आप जानते होंगे कि मार्टिमर हीलर ने ही इंडस सिविलाइजेशन के पतन की भी एक कहानी गढ़ी थी कि आर्यों ने इंडस सिविलाइजेशन पर आक्रमण किया और उसके कारण जो है इंडस सिविलाइजेशन का पतन हुआ, है ना। तो एक इतिहास लेखन की एक धारा जो रही है, वो धारा कहती है कि इंडस सिविलाइजेशन का निर्माण, इस सिविलाइजेशन का की स्थापना मेसोपोटामिया के सुमेरिया संस्कृति के लोगों ने किया है, लेकिन इसे खंडित कर दिया गया क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन एवं मेसोपोटामिया के सुमेरिया सभ्यता में मौलिक अंतर है, फंडामेंटल डिफरेंसेस है। हाँ, दोनों नगरीय सभ्यता हैं, लेकिन सिंधु के नगरों का निर्माण जो है व्यवस्थित ढंग से किया गया। यहाँ नगर प्लान्ड है, सुमेरिया के नगर अनप्लान्ड है। सिंधु के नगरों के निर्माण में क्या किया गया है कि ग्रिड पैटर्न का अनुसरण किया गया है। ग्रिड पैटर्न यानी नगर में जो मुख्य सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती है और इस तरह से नगर 4 चौकोर भागों में विभाजित हो जाता है। केवल नगर ही चौकोर भागों में विभाजित नहीं होता है, मोहल्लों के निर्माण में भी ग्रिड पैटर्न का अनुसरण किया गया था। इतनी व्यवस्थित सभ्यता थी कि मेसोपोटामिया के जो सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी उसकी चर्चा, उसकी तुलना जो है हम इंडस सिविलाइजेशन से नहीं कर सकते हैं, राइट। दूसरा, लिपि, स्क्रिप्ट है। यहाँ चित्र लिपि है तो वहाँ किलाक्षर लिपि है। मेसोपोटामिया की लिपि को हम पढ़ सके, वहाँ की लिपि पढ़ी जा चुकी है। इंडस सिविलाइजेशन की लिपि को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। इसके मुहरे अलग हैं, उनके मुहरे अलग हैं, इसके मन के अलग हैं, उसके मन के अलग हैं, इसके मृदभांड अलग हैं, उसके मृदभांड अलग हैं। दोनों में ताम कांस धातु के उपकरणों का उपयोग किया जाता है, लेकिन इंडस सिविलाइजेशन के लोग औजार के रूप में ज़्यादा उपयोग करते हैं, वे हथियार के रूप में ज़्यादा उपयोग करते हैं। वहाँ सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग किया जाता है, यहाँ सिंचाई के लिए सामान्यतः नहरों का प्रयोग नहीं किया जाता। वहाँ मंदिर जीगुरत का प्रमाण मिला है, यहाँ मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। इस तरह से आप देखते हैं कि दोनों में क्या है, मौलिक अंतर है, फंडामेंटल अंतर है दोनों में। और इसलिए अधिकांश इतिहासकारों ने इनके इस अप्रोच को खंडित कर दिया है ना। बाद में एक नया अप्रोच क्या आया, ये ग्रेगरी पॉसिल, जेम किनवायर, आर.एस. बिस्ट और वसंत सिंधे, है ना। ये इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, सिंधु सभ्यता की जो स्थापना है, इसका जो विकास है, ये स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया है, स्थानीय परिस्थिति में किया गया है, स्थानीय पर्यावरण में किया गया है और लोगों द्वारा विकसित स्थानीय टेक्नोलॉजी के आधार पर किया गया। लोगों ने क्रमिक रूप से सांस्कृतिक विकास किया है और इस सांस्कृतिक जो विकास है, इस सांस्कृतिक विकास का ये प्रतिफल है, यानी क्रमिक सांस्कृतिक विकास का प्रतिफल है। कॉन्टिन्यूटी में कल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है ना। जैसे मेहरगढ़, किले गुल मोहम्मद, दम सदात, है ना, उन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं और उन क्षेत्रों का जब अध्ययन करते हैं तो एक पाते हैं कि 7000 BC में मेहरगढ़ में एक तरह से न्यूलिथिक कल्चर के अंतर्गत एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है, राइट। 6000-5000 BC में मेहरगढ़ में ताम्रपाषाणिक संस्कृति का विकास होता है, राइट। और कॉन्टिन्यूअस मेहरगढ़ जो है 2600 ईसा पूर्व आते आते एक नगरीय चरण का डेवलपमेंट मेहरगढ़ में हो जाता है। किलू गुल मोहम्मद और दम सदात वगैरह में भी इस तरह से दिखाई देता है, राइट। तो एक हम कॉन्टिन्यूटी,
अब कॉन्टिन्यूटी में जब हम इस सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो हम इसमें 3 चरण देखते हैं, है ना। एक चरण जिसको हम प्री हरपन चरण कहते हैं, जो 6000 बीसी से 3500 बीसी के करीब है। और प्री हरपन चरण जो है ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति का चरण है, जिसका प्रतिनिधित्व जो है अमरी और कोटदीजी और मेहरगढ़, दमसदात, किलीगुल, मोहम्मद जैसे क्षेत्र करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा, यहाँ पर ताम्रकांस धातु के उपकरणों का प्रयोग हो रहा, एग्रीकल्चर पहले से बेहतर हो रहा, छोटे छोटे से गांवों का विकास हो रहा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेड का डेवलपमेंट हो रहा। तो एक तो प्री हरपन जो एरा है 6000 से 3500 बीसी के करीब, तो उसमें ताम्रपाषाणिक संस्कृति का विकास हो रहा। उसके बाद प्रारंभिक हड़प्पा जो एरा है, जो 3500 से 2600 ईसा पूर्व के बीच है, उसमें कुछ नई बातें आती है ना। उसमें अमरी में अनागार मिलता है, कोटदीजी में दुर्गरण मिलता है, मुंडी गांक में सार्वजनिक भवन मिलता है, कालीबंगा में जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, बनावली में मिट्टी के हल की प्रतिकृति मिलती है, चोलिस्तान में मिट्टी के हल की प्रतिकृति मिलती है। इससे क्या प्रमाण मिलता है? प्लस कोटदीजी का मृदभांड जो है वो मृदभांड एक तरह से सिंधु सभ्यता के मृदभांड की पूर्ववर्ती है। तो इससे यह प्रमाणित हो रहा कि सभ्यता का जो विकास की प्रक्रिया है ये क्रमिक है। और फिर 2600 से 1900 बीसी के पूर्व आप देखते हैं जो कि मेच्योर हड़प्पा संस्कृति का काल है। इसमें शहरीकरण का विकास होता है, व्यापार का विकास होता है, लिपि का विकास होता है, और इस तरह से इसका संपूर्ण ढंग से एक विस्तृत सभ्यता के रूप में इसका विकास होता है, राइट। तो इतिहास लेखन की जो पहले की धारा थी, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की पहले की जो धारा थी, उसका आधुनिक इतिहास लेखन ने खंडित किया और कहा कि नहीं, इंडस सिविलाइजेशन का विकास भारतीय पारिस्थितिकी में, भारतीय परिवेश में, भारतीय लोगों के द्वारा विकसित टेक्नोलॉजी के आधार पर हुई है। हाँ, ये हो सकता है कि व्यापारिक के विनिमय में या वैचारिक विनिमय के माध्यम से कुछ विदेशी तत्व इसमें शामिल हुए हों, बट ये संस्कृति अपनी मौलिकता का परिचय देता है, राइट। तो एक प्रश्न तो ये हुआ। दूसरा प्रश्न जो जेनेटिक्स का प्रश्न है, आनुवंशिकी का प्रश्न है, क्योंकि आर्कियोलॉजी ने इतिहास लेखन के विरुद्ध प्रमाण दिया। यानी जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन था उसको आर्कियोलॉजिकल जो दृष्टिकोण है, आर्कियोलॉजिकल जो मटेरियल है, इस मटेरियल ने इस साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का खंडन कर दिया और इसके पक्ष में, इसके समर्थन में इसने एक तरह से एविडेंस दिया, राइट। तो जेनेटिक्स के अध्ययन में दो महत्वपूर्ण अध्ययन यहाँ पर है ना। एक तो रेशियल एलिमेंट। तो रेशियल एलिमेंट इंडस सिविलाइजेशन में कौन कौन से रेशियल एलिमेंट मिले हैं, इसका अध्ययन बहुत पहले किया जा चुका था, है ना। बीएस गुहा ने इसका अध्ययन करके बताया कि 4 प्रमुख रेशियल एलिमेंट जो है इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत मिले हैं। पहला प्रोटोआस्ट्रोलाइट, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन एंड मंगोलाइट। यानी 4 प्रमुख रेशियल एलिमेंट की चर्चा जो है इंडस सिविलाइजेशन के निर्माता जो हैं, ये 4 प्रमुख रेशियल ग्रुप के लोग हैं, है ना। आर्यन या मध्य एशियाई रेशियल एलिमेंट जो है इसमें नहीं मिलता, है ना। कॉकेशियन इसमें नहीं मिलता, नॉर्डिक इसमें नहीं मिलता, ठीक है। तो रेशियल एलिमेंट क्या कहता है कि ये मल्टीपल रेस के लोग थे जिन्होंने इस संस्कृति का विकास किया। और इसलिए अगर रेशियल एलिमेंट की बात करें तो रेशियल एलिमेंट का तत्व जो है एक तरह से इसमें 4 प्रमुख रेस की चर्चा होती है कि इस 4 प्रमुख रेस के लोगों ने इसका
विकास किया है। लेकिन हाल के वर्षों में जब राखी गढ़ी का उत्खनन हुआ और राखी गढ़ी के जो स्केलेटन है, मानव कंकाल हैं, उसका 2019 में डीएनए एनालिसिस किया गया है ना। और डीएनए एनालिसिस के माध्यम से हम वर्तमान में सक्षम हैं कि हम माइग्रेशन को ट्रेस कर सकते हैं, है ना। जैसे डीएनए एनालिसिस के अंतर्गत हम जानते हैं कि मिट डीएनए के एनालिसिस के माध्यम से या वाई क्रोमोसोम के एनालिसिस के माध्यम से हम किसी भी पॉपुलेशन का एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन, वो एंशियंट पीरियड में भी हुआ है तो उसका विश्लेषण करने की क्षमता आज हम रखते हैं, राइट। अब जब डीएनए एनालिसिस हम लोगों ने किया राखी गढ़ी के जो मानव कंकाल हैं, तो डीएनए एनालिसिस से अब ये प्रमाण नहीं मिलता है कि इंडस सिविलाइजेशन के जो लोग थे स्टेपी से या मध्य एशिया के एलिमेंट जो है इसमें मिलता है। डीएनए एनालिसिस कहता है कि साउथ एशिया के अलग अलग जो जनसंख्या ग्रुप है, उस जनसंख्या ग्रुप के द्वारा इस सभ्यता का निर्माण किया गया है, राइट। और उसमें ईरानी लोगों के साथ इनका एडमिक्सचर भी है। ध्यान ये रखना कि डीएनए हमारा क्या कहता है, हमारा डीएनए भी मल्टीपल जो है मिक्सिंग की बात करता है। हमारे डीएनए एनालिसिस से ये प्रमाण प्रस्तुत नहीं होता है कि सुमेरिया के लोग जो है आकर के इंडस सिविलाइजेशन की स्थापना करते हैं। यह भी कहता है कि साउथ एशिया के लोग, जो इस रीजन के जो लोग हैं, उन्हीं लोगों ने इस संस्कृति का निर्माण किया है। और इसलिए डीएनए एनालिसिस से प्रूफ है कि इंडस सिविलाइजेशन का निर्माता जो हैं वे भी भारतीय हैं, इस क्षेत्र के लोग हैं, और वो मल्टीपल रेशियल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, किसी एक सिंगल रेशियल ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं। अब सवाल ये है कि भाषा, लिंग्विस्टिक एलिमेंट इसमें क्या था। इंडस सिविलाइजेशन के लोग भाषा कौन बोलते थे, किस भाषा से संबंधित थे, इसका अध्ययन भी बड़ा रुचिकर है ना। इसमें 4 तरह के सिद्धांत आए। तो परपोला एंड इरावथम महादेवन ने एक दृष्टिकोण दिया कि इंडस सिविलाइजेशन के लोग द्रविड़ भाषा बोलते थे, द्रविड़ियन थे। उन्होंने कहा कि चूंकि आर्जन की जो संस्कृति है, आर्जन की जो भाषा है, उसमें भी द्रविड़ियन तत्व है, तो द्रविड़ियन लोग संभवतः उस समय नॉर्थ वेस्ट इलाके में रहा करते थे, है ना। बट इसके पक्ष में मजबूत आधार ये नहीं दे पाए। दूसरा अप्रोच है ऑस्ट्रो एशियाटिक, यानी मुंडारी भाषा संभवतः ये लोग बोलते थे, क्योंकि मुंडा जनजाति के लोग पहले उस इलाके में थे। तीसरा अप्रोच है कि संभवतः ये ऐसी भाषा बोलते थे जो विलुप्त हो गया है, ठीक है। और चौथा अप्रोच है कि इंडो आर्यन भाषा बोलते थे, राइट। लेकिन ये भाषा कौन से बोलते थे अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, हम नहीं कह सकते हैं। अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर हम इस स्थिति में नहीं है कि हम कह सके कि ये भाषा कौन सा बोलते थे, राइट, क्योंकि इनके लिपि को हम पढ़ नहीं सके, ठीक है। और लिपि हम पढ़ नहीं सके हैं, इस कारण से हम इनकी भाषा के संदर्भ में स्पष्ट हमारे पास ज्ञान नहीं है, राइट। तो इस तरह से हमने इंडस सिविलाइजेशन के जो विभिन्न एस्पेक्ट है, विभिन्न जो तत्व है, उस विभिन्न एस्पेक्ट और तत्वों को हमने देखा। और अल्टीमेटली निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि इतिहास लेखन, पुरातत्व विज्ञान, आनुवंशिक के रेशियल एनालिसिस और भाषाई एनालिसिस, इससे स्पष्ट है कि इंडस सिविलाइजेशन के निर्माता भारतीय थे, भारतीयों ने इस सभ्यता का निर्माण किया था, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने इंडस सिविलाइजेशन के संस्थापक का एक गंभीर विश्लेषण किया। अगले वीडियो में हम देखेंगे इंडस सिविलाइजेशन के नगर नियोजन से संबंधित जो
महत्वपूर्ण आस्पेक्ट थे उसको समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।